हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। यूपीटीसी पीटी 2023 में सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक सभ्यता मिलाकर के लगभग 2 से 3 प्रश्न आने हैं। तो उन प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे बाहर उनकी औकात नहीं पूछने की, यूपीटीसी वालों की। तो एक क्लास आप करके देख लीजिए और क्वेश्चन जाके मिला लीजिएगा, उसके बाद आप जैसे क्लास देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो पीपीटी हमने तैयार की है वो बेसिकली सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की है। वो आरओ पीसीएस का जो पेपर होता है सबके हिसाब से तैयार करी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पढ़ाई अपने। पढ़ाई शुरू करने से पहले निवेदन मात्र इतना सा एक है कि भाई आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे इतिहास का विभाजन जब आप करेंगे तो इतिहास को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल। तो भैया प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, नवपाषाण काल होता है, ताम्रपाषाण काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता होती है। और ऐतिहासिक काल में आएंगे आप तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। इस पर चर्चा करते हैं। बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये यहाँ से कहाँ प्रश्न आता है, तो भैया पिछली बार आप उठा के देख लीजिए कि ताम्रपाषाण काल से प्रश्न आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक के रूप में तो हूँ लेकिन एक तैयारी करने वाला ही हूँ, तो मुझे पता है क्या चीजें आती हैं क्या नहीं आती हैं। तो आप मुझ पर छोड़िए, पढ़िए एक बार, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया यूपीटीसी में। और आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मतलब ये कि कोई घटना घटी और उसका विवरण लिखित में ही नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। कोई घटना घटी, उसका लिखित विवरण तो है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं, वो आद्य ऐतिहासिक। और जिसका विवरण लिखा गया है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पहला जो हम लोग लेते हैं वो है पूरा पाषाण काल। क्या भैया? पूरा पाषाण काल, या इसको हम सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। यूपीपीएससी में पूछ रखा है सोहन संस्कृति। इसकी अवधि जो होती है वो आपका 5 लाख से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक होती है। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये कहा जाता है कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में मनोरंजन का साधन भी था। ठीक है, आखेटक, खाद्य संग्राहक, शैलाश्रयी अधिवास, ये पूरा पाषाण काल की विशेषता है। पूरा पाषाण काल के अवशेष पंजाब में मिले हैं और इस काल के मानव कोर उपकरण का प्रयोग करते थे। ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। अब रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ करी थी, तो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। बात क्लियर है? रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे भैया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक वैज्ञानिक प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। वो पुरातत्वविद भी थे, भूवैज्ञानिक थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा लिखा हुआ है, लिखित वर्णन इनका है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूवैज्ञानिक थे और प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कहे गए। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है। अगर मातृ घाटी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिकार हो रहा है पत्थर से, यहाँ पे पत्थर से आग निकालने की व्यवस्था हो जा रही है। ये आग यहाँ पे बन गई है। ठीक है, यहाँ पे जो ये मूर्तियाँ आपको दिखाई जा रही है और ये शिकार करने का तरीका दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उच्च पुरा पाषाण काल हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है। और उच्च पुरा पाषाण पुरा संस्कृति का अन्य नाम जो है वो फलक संस्कृति है। उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। आग का आविष्कार कब हुआ है, ये प्रश्न बन सकता है आपसे। तो आग का आविष्कार आपके पूरा पाषाण काल में हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब पत्थर से आग निकाली जा रही है
और यहाँ पे आग लगाई जा रही है। यहाँ पे जो मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं ये बेलन घाटी से मिली हैं। कहाँ से? बेलन घाटी से मिली हैं। और ये बेलन घाटी है कहाँ पे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बात क्लियर है। और आग का आविष्कार होने के साथ साथ हमने क्या बताया आपसे कि यहाँ पर जो शिकार करना, आखेटक, ये आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे शिकार किया जा रहा है। ये क्या था? एक साथ मतलब कह सकते हैं कि आनंद का स्रोत भी था, मनोरंजन का साधन भी था। तो ये सारी चीज़ें थी और जीविका का मुख्य आधार भी था। तो दोनों बात समझ सकते हैं। बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मध्य, बहुत ज़्यादा नहीं, आप डीप में जाके नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस इतना समझ लीजिए, इतना पढ़ा दूंगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है भैया। देखिए मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल व इसको नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहा जाता है। इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। जो पुरा पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है, इनके बीच का जो समय अंतराल है उसी को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने बिंदु क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। ठीक है। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग मृतकों की अंत्येष्टि संस्कार करते थे। और ये कह सकते हैं कि ये लोग पहली बार परिचित भी हुए थे कि मृतकों का अंत्येष्टि संस्कार भी होता है। नहीं तो पहले जो है व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता था तो उसको दफना दिया जाता था। ठीक है। भारत में मानव के अस्थिपंजर जो हैं, मानव के अस्थिपंजर ये आपके मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुए थे। तो ये प्रश्न आपसे हो सकता बन जाए कि भाई जो मानव के अस्थिपंजर ये कब प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे आपके मध्य पाषाण काल में। और मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण नर्मदा घाटी नदी के किनारे मिला था वो भी आपके मध्य पाषाण काल में ही मिला था। हड्डी के बने आभूषण बाघोर से प्राप्त हुए। महदहा से मृग श्रृंग हिरण के सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। महदहा से मृग सिंग या सींग के हिरण के जो सींग हैं उनके छल्लों के माला के प्रमाण भी मिले हैं। और तमिलनाडु में मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा गया है। जो तमिलनाडु में मध्य पाषाणिक पुरास्थल हैं उनको टेरी स्थल भी कहा गया है। ये भी आप याद रखिएगा। बात क्लियर है। चलिए जो इसमें आखेटक, पशुपालक, नदी या तटावास, ये यहाँ की विशेषता है मध्य पाषाण काल। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर जैसे आपसे पूछ रहा है कि भाई अंत्येष्टि संस्कार से पहली दफा परिचित लोग कब हुए थे, तो आप बताइए कि सब ये मध्य पाषाण काल में हुए थे। जो ये कह सकते हैं कि मानव अस्तित्व या अस्थिपंजर के जो प्रमाण मिले हैं ये भी मध्य पाषाण काल के ही हैं। और मानव संबंधी जो पहला प्रमाण मिला है वो नर्मदा घाटी के तट पर मिला है। और हड्डी से बने आभूषण जो हैं वो बाघोर से प्राप्त हुए हैं। बात क्लियर है। महदहा से मृग या हिरण के सींग के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये आपके मध्य पाषाण युग का परिचय था। अब आइए चलते हैं नव पाषाण काल युग में। क्या है नव पाषाण काल युग का? तो भैया नव पाषाण युग में देखिए हुआ ये कि अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति है। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति है। बात क्लियर है मेरे दोस्त। फिर यहाँ पे अस्थायी निवास की प्रवृत्ति के साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुत्ते को जो पहली बार पालतू बनाने का जो साक्ष्य मिलता है वो भी आपका कहाँ से मिलता है? वो भी आपका नव पाषाण काल से मिलता है। कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य। ठीक है। और क्या मिलता है? पहिए तथा कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन जो फसल है वो गेहूं है। एसएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप भी देखे होंगे। यूपी ट्रिपल ने पूछ रखा है कि गेहूं जो पहली फसल थी नव पाषाण काल की वो कौन सी थी? वो थी आपकी गेहूं। और जो दूसरी थी वो जौ थी। मानव ने सर्वप्रथम अनाज या जो सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था तो वो किया था चावल। ठीक है। विशेषतः खाद्य उत्पादक जो था। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो पहिए का आविष्कार है, इसका पहिए का आविष्कार। और यहाँ पे जो है कृषि का आविष्कार, किसका आविष्कार भी है? कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था कृषि का आविष्कार। ठीक है। और यहाँ पर जैसे फिर आप आगे पढ़ेंगे तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। और चावल का जो प्राचीन साक्ष्य है वो कोल्डी व उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। तो दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि अगर हमसे पूछेगा कृषि, तो कृषि का जो साक्ष्य है ये आपके मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से?
मेहरगढ़ से हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा चावल का, तो भैया चावल का जो प्रथम साक्ष्य है वो मिला है कोल्डियावा से। कहाँ से मिला है? कोल्डियावा से। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वीडियो अच्छे से, एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। और विश्वास मानिए, अभी सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी देर बाद शुरू करूँगा जब, तो एक कंप्लीट वीडियो है ना, इसके बाद एक वीडियो और बनेगी इसकी, तो 2 वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसका 2 वीडियो में आपकी वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको सारी चीज़ें दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भाई कि कोई जो है कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। चावल के कहाँ से मिले, तो कोल्डियावा से मिले। कोल्डियावा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, उसके द्वारा बनाया जाने प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रयोग हुआ ये कुल्हाड़ी है। क्या है? ये आपकी कुल्हाड़ी है। ये किसकी बनी है? तांबे की। तो सर्वप्रथम अगर मनुष्य ने किसी धातु का प्रयोग किया था तो वो तांबा थी, और इसके द्वारा बनाने वाला जो पहला औजार था वो थी आपकी कुल्हाड़ी, ठीक है। और आगे बात करें तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष काल पे मिलता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये बगल में नदी इधर है और यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये गंगा नदी के मैदान में ही जो है ये रहते थे, ठीक है। और आगे बात करें तो नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम गुफराल से, जैसे गर्त निवास की बात करें कहाँ से मिला है, तो गर्त निवास जो है ये आपके गुफराल और बुर्जहोम से मिला है। और ये बलूचिस्तान कश्मीर की ताम्रपाषाणी संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। बात क्लियर मेरे दोस्त। तो ये था आपका, ये आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से आपका परिचय था। पिछली दफा यहाँ से प्रश्न आया था, इसलिए हमने इसको आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरे दोस्त? अगला है नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। इनको भी आप थोड़ा सा जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। हो सकता है आपसे प्रश्न आ ही जाए तो आप क्या कहेंगे, साहब इसको हम नहीं पढ़े थे। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ से जो है अभी हमने बताया कृषि का पहला साक्ष्य मिला था, और यहाँ से कपास था, गेहूं की खेती के भी साक्ष्य मिले, वही कृषि का साक्ष्य, ठीक है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती थी जो आपकी मेहरगढ़ है। बुर्जहोम की बात करें तो ये आपकी कश्मीर में स्थित है। और यहाँ से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो था वो पालतू कुत्ते का मालिक के शव के साथ दफनाया जाना। जो पालतू कुत्ता था उसके साथ मालिक का जो शव है वो दफनाया जाता था। बात करते हैं अगर गुफ कुरान की, तो ये भी कश्मीर में है। और यहाँ के लोग जो है वो शिकार करते थे। और चिरान चैचर की बात करते हैं तो ये बिहार में पड़ता है। और ये बेसिकली मध्य गंगा नदी में कुछ भी महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थान हैं जो हड्डी से बने औजार के हथियार यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोडक्कूल, और उसके बाद पिगना, हून, संगनेर, कोल्लू, तेलंक्रोदा, ये जो कर्नाटक के राज्य हैं, क्षेत्र हैं, ये लोग पशुपालक और इन्होंने भेड़िया था, बकरियों को पालतू बनाया था। और पयमपल्ली की बात कर देते हैं। पयमपल्ली जो गाँव है ये तमिलनाडु में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाले फसलें जो गेहूं और मूंग थी, इनको नवपाषाण में कृषि की जो है एक महत्ता को समझाया, ठीक है। आगे चल करके बात करते हैं ऊबर की या कोल्डियावा से बताया भी आपको। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ से आपको कृषि के साक्ष्य मिले, ये भी आपका जो है मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले। और यहीं से पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। चोपनी मांडो की बात करते हैं तो भैया ये विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभाट है। तो इस वजह से बात करते हैं यहाँ पे ताम्रपाषाण युग, या ये कह सकते हैं यहीं से सीधे एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। तो इस बार के लिए भी आप तैयार रहिए। यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा, ताम्रपाषाण काल कौन सा होता है? ताम्रपाषाण काल मतलब होता है चालको, अर्थात ताम्र और लिथिक पाषाण, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है जो भी ताम्रपाषाण काल के दौरान धातु पत्थर दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। आगे बात करें कि ताम्रपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया। भारत में प्रथम धातु युग की जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली ताम्रपाषाण काल युग से ही हुई थी। तो प्रथम धातु का उपयोग जो है इनके द्वारा किया गया, ठीक है। इसलिए तांबे तथा इनकी मिश्रित धातु कांसा जो कम तापमान पर जाती है, अवधि के दौरान वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने लगी, ठीक है। और अगर बात करें आगे तो जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो बेसिकली पशुपालन व झूम कृषि के से परिचित थे, ठीक है। तो इसमें आपके इतने पॉइंट नोट करने हैं। बात क्लियर है दोस्त। तो ये अभी इसको हम हालांकि और आगे पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे। बाकी अब शुरू करते हैं आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, किसने इसकी खोज की, किससे इसको लाभ है, किससे इसको हानि, इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में जानते हैं क्या भी है।
सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसकी सर्वमान्य थी लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये गैर आर्य थी, इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड जो मिट्टी से बने या बर्तन होते हैं, मिट्टी से निर्मित जो बर्तन होते हैं वे सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को ये कहा जाता है कि ये आर्यों से पूर्व सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये उत्तर में झेलम नदी से लेकर के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये सारी चीज़ें, जैसे अगर आपसे गौरिक मृदभांड की बात करेंगे तो आपको फिगर ये देखना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये मृदभांड है। अगर आपसे पूछेगा मृदभांड कहाँ से पाया गया तो आप बताइएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? मूर्ति पूजा आर्य काल से ही, जैसे ये कहा जाता है कि मूर्ति पूजा की देन कब से है, तो मूर्ति पूजा की देन जो है ये आर्य काल से ही मानी जाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक, स्त्री जो है मृण मूर्तियों से अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया कि सिंधु सभ्यता जो है वो मातृ संतात्मक है, और इसके साथ जो है जो मातृ संतात्मक सत्ता तो है ही है, इसके साथ जो है ये आपको प्रथा और वैश्यावृत्ति भी समृद्ध है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता की जो मिट्टी थी वो कैसी मिट्टी थी। तो सिंधु सभ्यता की जो मिट्टी थी वो उर्वरक पूर्ण थी, उर्वरता की देवी मानते थे उसको। ठीक है, तो अपना जो है इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे, तथा वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रथम जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। यहाँ पे आप वृक्ष पूजा और शिव पूजा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के जो साक्ष्य हैं वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और ये ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, और इसके जो मुख्य निवासी हैं वो आपके द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो ये आपकी जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ रहे हैं तो इन सबको भी जानते रहिए आप। ठीक, तो अगर आपसे जैसे यहाँ से बेसिकली प्रश्न क्या बनेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर किसकी पूजा करते थे, तो वह बताएगा भाई पृथ्वी की पूजा करते थे। ठीक है, और धरती की पूजा करते। अगर ये कहा जाए कि वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वही आप बता दीजिए कि भैया ये जो है आपके सिंधु सभ्यता से मिले हैं। ठीक, ये आपके सिंधु सभ्यता संबंधित चीज़ें थी, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके विषय में पढ़ेंगे। तो नगरों के सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा उसके विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो वो अपनाई गई थी आपकी ग्रिड पद्धति। आपकी यही जो पद्धति है यही आपकी ग्रिड पद्धति अपनाई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक है, और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जो सुमेरिया सभ्यता के लोग हैं, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कार करते थे। सुमेरिया की जो यूनिफॉर्म तिथि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता था। सिंधु काल में सर्वाधिक सिक्के जो है वो सेलखड़ी के बने हुए थे, और उनकी मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो था वो था आपके एक श्रृंगी पशु का। ये आप देख पा रहे हैं, एक श्रृंगी पशु। ठीक है, इसी का अंकन जो है इनके सिक्के पर रहेगा जब भी ये शुरू करते हैं। मतलब जब से ये शुरू करते हैं तब से इनके सिक्के पर यही सारी चीजें चली जा रही थी। जैसे कुछ अभी मेरे पास भी हैं, कुछ आपके पास भी होंगे। बात क्लियर है? तो सर्वाधिक सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें जो है वो सेलखड़ी बनी होती थी, और इन पर जो अंकन था वो श्रृंगी ऋषि का अंकन था। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और सुमेरिया सभ्यता के लोग जो हैं वो मतलब ये कह सकते हैं कि सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीनतम विश्व के प्रथम लिपि के आविष्कार करता थे।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा जो है ध्यान देनी है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड चलते हैं। महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, हो सकता है यहाँ से प्रश्न भी आए। तो पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो भैया सिंधु सभ्यता की जो खोज है ये आपके राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी, ठीक है। और जॉन मार्शल भी इनके साथ थे और इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्चतम नगरीय सभ्यता है ये बताया था, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक। आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इससे प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, ठीक है, राखीगढ़ी, धौलीबुरा और कालीबंगन, ये 6 ऐसे स्टेट हैं इनको माना जाता है कि ये जो है बड़े नगर हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, ये सारे के सारे जो है बड़े सिंधु सभ्यता के लोग जो है, जो सिंधु सभ्यता का जो मनोरंजन का साधन था वो था आपका शिकार करना। अभी हम पहले भी पढ़े हैं कि सिंधु सभ्यता का जो मूल साधन क्या था, तो वो था आपका शिकार करना, ठीक है। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपासा खेलना, ये सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता की थी। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो थी आपकी गेहूँ और जौ, ठीक। और सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में आपको जानना है, आपको धौलाधारी पढ़ना पड़ेगा। धौलाधारी पर अगर हम पढ़ना शुरू कर दें, करीब जैसे डीप में जाकर के अध्ययन करें, तो वो चीज़ें उतनी हो सकता है आपको याद ना रहे। इसीलिए हम एक एक करके सारी चीज़ें आपके समक्ष रख दे रहे हैं ताकि ये आपको भूले ना। एक एक करके जब आप याद रखते हैं तो कोई चीज़ आपको भूलती नहीं है। तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी और मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। धौलावीरा है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने सन 2000 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने गाड़ने की दोनों प्रथा प्रचलित थी और हड़प्पा में शव को गाड़ने तथा दफनाने की भी जो है ऐसा साक्ष्य मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में दफनाने का साक्ष्य सर्वाधिक मिलता है, ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगन में जो है युग्मक जो है समाधियाँ मिलती हैं कि भाई पुरुष और जो पत्नी है दोनों को जलाया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः जो प्रभावी कारण था वो था बाढ़ की वजह से जो यहाँ पे नगर थे और यहाँ के जो लोग थे वो बह के चले गए नाना प्रकार के देशों में। जहाँ जिसको जगह मिली बह के चला गया, कोई फ्रायर चला गया, किसी तरीके से मतलब चले गए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ये हुआ है सन 2000 को लेकर के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली साइड चलते हैं। क्या भैया हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि सिंधु सभ्यता का पुराना पश्चिमी पुरास्थल, उत्तरी पुरास्थल और पूरब, पश्चिम, उत्तर से तीनों चारों पूछ सकता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल एक नदी किनारे से सुतका गेंडोर है, ठीक है। सबसे पश्चिमी पुरास्थल जो है वो सुतका गेंडोर है, गंडक नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी पुरास्थल जो है वो हिंडन नदी है। हिंडन नदी जो है हिंडन के किनारे आलमगीरपुर है, ये मेरठ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके उत्तरी पुरास्थल की। उत्तरी पुरास्थल आपकी जमीन में है, ठीक। और वो जैसे होता ना कि भाई आप कहाँ पे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कश्मीर से आया तो बताओ कहाँ पे हैं ये, तो आप कहेंगे ना आपकी ज़मीन में है, ठीक है। तो भाई जो आलमगीरपुर है आपकी ज़मीन, मतलब मैं उत्तर प्रदेश की ज़मीन में, मेरठ में है। सुतका गेंडोर कहाँ पर? बलूचिस्तान में है। अगर बात हम करेंगे जो है उत्तरी पुरास्थल कहाँ है, तो ये भैया चिनाब नदी के तट पर अखनूर नहर के पास जो है ये आपका ये है, ठीक है, मानदा, जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी पुरास्थल जो है गोदावरी नदी के निकट जो है ये आपका स्थल है, ठीक है, गोदावरी नदी के निकट दायमाबाद में। बात क्लियर है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात थी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, किसने किसकी खोज करी है, ये शायद प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। और स्थल की स्थिति जो है वो मोंटगोमेश्वर है,
ठीक। उसके तुरंत बाद मोहनजोदड़ो की खोजी 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज करी। और कहाँ पे करी? तो भैया ये की थी लड़काना में। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें सूत्का गंडोर की, तो वो आपके जो है 1927 में इसकी खोज हुई। और इसकी खोज हुई जो है ये आपका आर्य स्टाइलिन के द्वारा। कहाँ खोजा गया? बलूचिस्तान में। उसके बाद बात करते हैं चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो जो है ये 1931 में हो गए थे। ठीक, बात क्लियर है। और जो इनके खोज करते थे वो थे NB मजूमदार। और अगर हम आगे बात करते हैं तो डाबर कोट, हालांकि ये पूछा नहीं जाना है, ये भी नहीं। कोट दीजिए जो है 1935 में इसकी सफाई हुई थी। ठीक, और रोपण की बात करें तो जगह शर्मा ने इसकी खोज करी थी रोपण के 1953 में। और राखीगढ़ी की खोज जो है वो सूरजभान सिंह शर्मा ने की थी। ठीक है, और बनावली की खोज जो है जो जैसे है ना, बनावली की जो है ये रविंद्रनाथ बिष्ट खोज किए थे। कहाँ पे? तो हरियाणा, राजस्थान। ठीक, और उस धौलावीरा की बात करें तो भैया इसको भी रविंद्र सिंह बिष्ट ही खोजे थे। धौलावीरा जो है धौलावीरा ये आपके कच्छ गुजरात में स्थित धौलावीरा। देसलपुर की बात करते हैं तो ये साला जैसे देसलपुर की बात करते हैं तो देसलपुर 1963 में भारत का अंग बन गया था। ठीक है, 1900 अगर हम बात करें आगे जैसे 1973 में बन गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये बताओ देसलपुर हो गया, उसका लोथल कहाँ पे? तो भैया लोथल की खोज जो है वो आपके ज़िले की है। 1957 ये जो है RS राव ने इसकी खोज करी थी। कहाँ पे? ये की थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये माना जाता है कि आंदोलन को दबाने या दमन करने के लिए जो है ये मतलब यहाँ पे भी इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है जैसे आगे बढ़ें अगर तो लोथल या सुरगोटा की बात करें तो ये लोग जो है भाई अपना जैसे रंगपुर की बात करें तो माधव स्वरूप वस्त हैं। आलमगीरपुर की बात करें तो अगर स्वरूप वस्त हैं। और उसके बाद बात करें अगर जो है जैसे कालीबंगन की बात करते हैं, आप बार बार पूछा जाता है कालीबंगन जो है ये 1993 में खोज हुई। और कब तक थे? तो भैया कालीबंगन जो है ये आपके राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान कालीबंगन। दैमाबाद जो है आपके राजस्थान में है। और ये जो है वहाँ पे दया ही लगेगा। ठीक है, अगर सतका कोह की बात करते हैं तो उसमें 1962 में जैसे आपका जो इसकी खोज की थी वो डेल्स किए थे। और कहाँ पे? तो बलूचिस्तान में किए थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका के सॉरी भारत के जो है कितने स्थल हैं जो मतलब किसी राज्य में पाए जाते हैं? तो एक राज्य, 2 राज्य आपको याद रखना है। जैसे आपको ज्योग्राफी के नोट्स देना है उसको हम बना देंगे। ठीक है, जैसे जो भी चीज़ें रहेंगी ज्योग्राफी बना देंगे या और जो भी, तो उसमें नोट्स हम बना के रखे हैं सब, उसमें बस आपको बताना समझाना पढ़ाना है। ठीक है, तो आप एक बार जिस चाहें तो फिर से देख लें सिंधु सभ्यता के विषय में। सिंधु सभ्यता के विषय में जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। और सरमानसी जो है ये आपकी 25 से 1750 है। सिंधु सभ्यता जो है ये गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में झील नदी के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी के हिंदन तक है। और यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी यहाँ पे। और उसके बाद जो है आगे चल करके फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक, और उसके बाद जो है चित्रात्मक भाव चित्रात्मक जो लिपियां हैं इन जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं उसकी भी खोज यहीं पे हुई थी। और सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें शेरखड़ी की बनी हुई थी, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर तो सिंधु सभ्यता की खोज जो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में ही। जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नगर उच्च स्तरीय नगर बसाने की घोषणा करी थी। और अगर बात करें सिंधु सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी
और उसके बाद जो है ये इनका शिकार जो था, जिसे मोहनजोदड़ो में चले गए शिकार करने के लिए, हालांकि ये बड़े उस टाइप के थे, तो जैसे नहीं होता गांव में बच्चे खेलते हैं तो कोई साथ में चला जाए, उस टाइप कंडीशन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप उसको फील कर लीजिए, घर वाली बात हो रही है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी वो गेहूँ और जौ थी, तो लोग शराब भी पीते थे, भी बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और यूनेस्को ने जो है करीब 6000 बताए हैं, सब 6000 जो है यहाँ पे हैं, ठीक। और जैसे बात करें कि भाई सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की जो धौलावीरा जो है ये भारत की पहली सिंधु सभ्यता की साइट थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरा स्थल है वो हमने पुरुषोत्तम ले लिया है, मतलब सबसे पश्चिमी जो पुरा स्थल है उसमें सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान, पूर्वी हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और उत्तरी उल्लास जीवन द्वीप के सामने जो है ये आपका अहमदाबाद है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। हड़प्पा सभ्यता हमने यहाँ पे आपको एक कभी ट्रिक भी बता रहा होगा, हरदया मात्र की खोज लिए कोचमों से फकोरा हो जाती है, बीबी मैके ऐसे करके हमने बनाया था, ठीक। तो जैसे एंट्रेंस के लिए अगर आप जैसे अभी दे रहे हैं जो पीटी के लिए है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे करके आप देंगे तो बेहतर हो जाएगा कंडीशन। मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो के विषय में बात करें तो मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर है, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो भी कैसी सभ्यता है? तो ये भी एक कांस्य युगीन सभ्यता है, और 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 120 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता मानी जाती है। मोहनजोदड़ो के वर्तमान स्थल पर मोहनजोदड़ो जैसे पूछा पिछली बार मैं सेट कर रहा था सवाल, उसने पूछा था कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। कल को अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है तो भाई जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र जो वहीं रहेगा, तो वो शामिल होगी, फिलहाल भारत में नहीं है, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो की खोज है उसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब? राखल दास बनर्जी ने 1922 में जो है उसकी खोज की थी, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था इसको, और मोहनजोदड़ो को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ठीक। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका मोहनजोदड़ो है, और सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो ठीक है, और हरियाणा के हिसार जिले में इसकी खोज जो है 1963 में हो गई थी, ठीक। तो इसमें जैसे मोहनजोदड़ो में आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो कांस्य युगीन सभ्यता है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा जैसे आपको मोहनजोदड़ो हो गया, सिंधु हो गया, ये अब सब मतलब थोड़ा सा जैसे अभी हम इसको पढ़ा देंगे, उसका बाद आप पढ़ भी लीजिएगा एक बार एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा साम्राज्य की राजधानी कहा है। अगर हम बात करते हैं ईंट से बना गेट वाक, ठीक है, गेट बाथ स्नानागार, जो स्नानागार सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो अगर हम बात करें कि जो है संभवतः सबसे अधिक अनुष्ठान आ गया है। फिर उसके बाद जो धार्मिक समारोहों के बीच जो धार्मिक समारोह उनके की मेजबानी करने वाला स्थान एक सभ्यता के लिए सुरक्षित हो जाता था, ठीक है। और लगभग बंगाल में इन्होंने बहुत दिन तक शासन किया, बहुत दिन तक, तो उसको ये कह सकते हैं कि लगभग जब ये लोग अपना बनाते थे घर, तो उसमें आंगन के अंदर जो है एक विशाल गड्ढा खोद देते थे, और एक सीढ़ी थी जो 8 फीट नीचे स्थान मैदान तक जाती थी। शहर में गढ़ के पूर्व में ऊंची आवासीय व्यापारिक इमारतें थी, जिसमें आपको बाजार, सांप्रदायिक कुएं जैसे सार्वजनिक स्थान मिल जाते हैं। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो भैया विशाल अन्नागार जो है वो आपके यहीं से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, मोहनजोदड़ो जैसे पूछा जाता है कि एक सिल मुख पर देवता वाले जो प्रतिमा ये कब की है? तो ये भैया मोहनजोदड़ो की है। मोहनजोदड़ो
प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो उसके बाद उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है बात करें तो जैसे अगर आप पूछे कि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी कांस्य प्रतिमा मिली है, ठीक है, कांस्य की एक प्रतिमा मिली है यहाँ से, तो जो यहाँ से कांस्य की प्रतिमा है या मातृ पूजा जो पुजारी के प्रस्तर में रही, ये सारी चीज़ें वो तब भी थे। और जैसे नहीं होता है कहीं कुछ हो जाना, लेकिन जब सर्च हुआ, रिसर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। फिर उसके बाद जो है अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें भी यहीं से मिली हैं। अभिलेख युक्त जो सर्वाधिक मोहरें थी वो भी आपको यहीं से मिली हैं। और तांबे के 2 उपकरण, तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ, तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सरलधामी, तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा और सूती धागा और कपड़ा जो है वो यही पहनता है। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम के लोग यही पहनते थे, तो इसलिए प्रचलित हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी मेरे दोस्त। उम्मीद करूँगा क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।